里面还有人吗？哎，那个不要摸那个电线，很危险！不要摸电线。你俩不要呀！那个瓦斯哎，有瓦斯哎。तो अभी आप लोगों ने ये जो वीडियो देखा, दर्दनाक और दिल दहलाने वाला वीडियो, प्रकृति से छेड़छाड़ का वीडियो। खैर, ये हम जानते हैं कि अभी न्यूज़ में ही आप जानते हैं कि ताइवान में अभी ताइवान स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक इन 25 ईयर किल्स एट द लिस्ट 9 7.2 से 7.5 रिक्टर तक के स्केल में अर्थक्वेक को मापा गया है। और ये जो अर्थक्वेक आया है ताइवान में, तो हम जानेंगे कि जो भूकंप है वो किन किन कारणों से होते हैं, क्या डिफिनेशन है, और भारत के कौन कौन से राज्य, कौन कौन से क्षेत्र भूकंप के किस किस जोन में आते हैं, यानी कि किस में अधिकतम खतरा है, किस में मध्यम है, क्या उसके पैमाने हैं। ठीक है, तो आइए स्वागत करते हैं। हेलो गाइज, नमस्कार, वेलकम बैक। स्वागत है आपका जीएस स्पीड चैनल में। और भूकंप से रिलेटेड जो ज्योग्राफी के जो टॉपिक हैं वो हर वनडे एग्जाम में आते हैं, उसे क्या कॉन्सेप्ट है अभी हम देखेंगे। तो खैर, ये वीडियो से आप समझ ही गए होंगे कितना भयावह था कि मानव द्वारा निर्मित बड़े बड़े ऊँची बिल्डिंग एक झटके में चकनाचूर हो गए। तो डजन्स ट्रेपेड इन टनल आफ्टर ताइवान स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक इन 25 ईयर्स किल्स एट लिस्ट 9। ठीक है, यहाँ आगे देखिए। आगे जो है, ताइवान 3 अप्रैल को ताइवान में कम से कम 25 वर्षों में आए सबसे बड़े, ये पिछले 25 वर्षों में आए सबसे बड़े भूकंप में बुधवार को 9 लोगों की मौत हो गई और 9 से अधिक घायल हो गए, जबकि मिनी बस में एक राष्ट्रीय उद्यान के एक होटल की ओर यात्रा कर रहे 50 कर्मचारी लापता है। ठीक है, तो 7.2 का जो है तीव्रता है, ये बहुत ज़्यादा ही है। केंद्र के पास हुलियन के पहाड़ी कम आबादी वाले काउंटी में कुछ इमारतें अनिश्चित कोण पर झुक गई, जो सुबह लगभग 8 बजे तट से दूर आया और बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ। तो ये न्यूज़ आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो आइए हम जानते हैं क्या है भूकंप के मायने और क्या है इसके डिफिनेशन और तरंग। एक्चुअली जो है भूकंप का अगर हम डिफिनेशन कहें तो ये एक तरह से जो एक ऊर्जा निकलती है अंतर्जात और बहिर्जात, ठीक है ना, इसके कारण जो ऊर्जा का निष्कासन होता है, इसके कारण तरंगों की उत्पत्ति होती है। तो आपका जो वेव निकलता है, वेव की उत्पत्ति होती है और सभी दिशाओं में फैलकर कंपन उत्पन्न होता है, कंपन का वेरिएशन होता है। इसे ही हम डिफिनेशन के तौर पर भूकंप कहते हैं। ठीक है, भूकंप जो है प्राकृतिक घटना से भी होता है, नेचुरल इफेक्ट भी होता है, मानव निर्मित भी होता है। ठीक है, जैसे कि आप परमाणु परीक्षण करते हैं, ठीक है, भूमिगत जो आपका खान है, उसकी भूमिगत खानों से ज़्यादा खनन से भी भूकंप होने के चांसेज हैं। ठीक है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एग्ज़ाम के लिए आती हैं वीवीआई क्वेश्चन के तौर पे, कि वो स्थान, ठीक है, जैसे ये कोई जगह है, ये स्थान जहाँ से ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति होती है, यहाँ से अगर एनर्जी वेव जो है लगातार निकलते रहते हैं, उसे भूकंप उद्गम केंद्र या भूकंप मूल, यानी कि इसको फोकस कहते हैं। पूछता है जहाँ से, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वनडे का फेवरेट क्वेश्चन है कि फोकस क्या है, भूकंप का फोकस मूल क्या है। ठीक है, तो भूकंप मूल या उद्गम केंद्र या फोकस क्या है, तो फोकस वो है कि जहाँ से ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति होती है, जहाँ से इसका उत्पत्ति होगा उसे हम कहेंगे फोकस। ठीक है, वह बिंदु जहाँ पर भूकंपी तरंगें सबसे पहले पहुँचती है, यहाँ से निकली, ठीक है, और जिस जगह पे तरंग जो है सबसे पहले वे पहुँचती है, उसे हम ईपी सेंटर कहते हैं, उसे हम ईपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में अधिकेंद्र बोलते हैं। ठीक है, और ईपी सेंटर कहते हैं जो उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के एंगल पर बनता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के समान तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ठीक है, उसे हम आइसोसेमियल लाइन कहते हैं, आइसोसेमियल लाइन कहते हैं। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ये क्वेश्चन में एग्जाम में आता है कि भूकंप आने से पहले किस गैस की मात्रा की वृद्धि होती है, तो रेडॉन गैस की मात्रा की वृद्धि हो जाती है, जिससे रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि उस क्षेत्र में विशेष भूकंप आने का संकेत होता है। और वन शॉर्ट क्वेश्चन है कि भूकंप के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो भूकंप के अध्ययन को हम कहते हैं सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि भूकंप के कौन कौन से प्रकार हैं, क्या उसके तरंग की डिफिनेशन है। तो समानता जो है भूकंपीय तरंग जो है 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, एक है भूगर्भीय तरंग और एक है धरातलीय तरंग। ठीक है, तो भूगर्भीय तरंग जो होता है उसमें आपका पी और एस तरंग आते हैं, पी और एस। ठीक है, और धरातलीय तरंग जो है, ठीक है, धरातलीय तरंग में एल आते हैं। तो अभी हम चर्चा करेंगे पी, एस और एल, पी तरंग के बारे में। भूकंप के समय सबसे पहले पी तरंगों की उत्पत्ति होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे पहले कौन सी तरंग आएगी, पी। ठीक है, जो अपने उद्गम स्थल से चारों तरफ गमन करती है। यहाँ से अगर फोकस से निकल रहा है तो इसके चारों तरफ वो फैल जाएगी। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पी तरंगों का ही अनुभव होता है। इन्हें हम
प्राइमरी वेव्स सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि प्राइमरी वेव्स किसे कहते हैं, तो इसे ही हम प्राथमिक तरंगे कहते हैं। ये सबसे पहले उत्पन्न होता है। आगे देखिए, ये ध्वनि तरंगों के समान अनुदैर्ध्य, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ध्वनि तरंगों की तरह ये बिहेव करता है। अतः ये तरंगें ठोस यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों माध्यम में गमन कर सकती है, लेकिन इनका जो वेग होता है ठोस, तरल एवं गैस में क्रमशः कम होता जाता है। इनकी गति सबसे तेज एवं तीव्रता सबसे कम एस एवं एल से होती है। इनकी गति सबसे तेज और जो इंटेंसिटी है, इनकी जो तीव्रता है सबसे कम होती है, एस एवं एल से होती है। यानी कि तीव्रता जो है सबसे कम होती है और इसकी गति जो है सबसे तेज होती है। आगे देखिए एस तरंग के बारे में हम जानते हैं। पी तरंगों के पश्चात एस तरंगों पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। यही कारण है कि इसे सेकेंडरी वेव्स, द्वितीयक तरंगे अथवा गौड़ तरंगे भी कहते हैं। सेकेंडरी वेव्स हो गया कौन सा आपका, एस तरंग है। ये प्रकाश तरंगों के समान अनुप्रस्थ तरंग, आपका जो पी तरंग है वो आपका ध्वनि तरंग यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अकॉर्डिंग काम करती है। और एस तरंग जो सेकेंडरी तरंग है, ये आपका अनुप्रस्थ वेव यानी कि प्रकाश तरंग जिसे हम बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव की तरह ये बिहेव करती है। इसकी गति पी से कम, एल से अधिक होती है। इसकी जो गति होती है पी से कम होती है और एल से अधिक होती है। इसकी तीव्रता पी से अधिक और एल से कम होती है। जस्ट अपोजिट है, यहाँ पर आप देख लीजिए। इसकी जो गति है इस तरह सेकेंडरी वेव की जो गति है, इसकी गति पी से कम होती है, ठीक है, पी से जो होगा आपका कम होगा और एल से अधिक होगा, और इसकी तीव्रता जो है पी से अधिक और एल से कम होती है। ये केवल ठोस माध्यम में गमन करती है। आगे देखिए एल तरंग, इन्हें लव वेव भी कहते हैं। एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, लव वेव हम किसे कहते हैं, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, तो एल तरंग कहते हैं लव वेव। इनका नामकरण वैज्ञानिक एडवर्ड हफ लव के नाम पर किया गया है। इसकी गति सबसे पी एवं एस से कम होती है। इसकी जो गति होती है पी और एस से कम होती है। अतः एल तरंगे पृथ्वी की सतह पर पी तथा एस के पश्चात प्रकट होती है। पी और एस तरंग निकलने के बाद जो है एल तरंग दिखाई पड़ता है और इसकी तीव्रता जो है पी एवं एस से अधिक होती है, ठीक है। ये सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन भी है कि सर्वाधिक विनाशकारी तरंगें कौन सी होती है, तो एल तरंगें होती है। चूँकि इसकी तीव्रता जो है अब यहाँ देख रहे हैं कि पी एम एस से अधिक होती है, इसीलिए ये ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, ठीक है। लेकिन इसका जो वेग है ये कम होता है पी और एस से। आगे देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव क्या है, बस एक पॉइंट में। इसमें जो कण के कंपन दोलन तरंगों की दिशा में समानांतर होता है, जैसे ध्वनि तरंग, ठीक है, इसका जो होगा समानांतर क्रम में होगा। ट्रांसवर्स वेव देखिए, इनमें कणों का कंपन या दोलन की दिशा जो होती है लंबवत होती है, ठीक है। इसमें जो होता है लंबवत होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे ये लंबवत होता है। आगे हम देखते हैं कि इसे जो है अर्थक्वेक, भूकंप को कैसे मापा जाता है, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। पहला चीज़ जानिए कि इसमें जो है 0 से लेकर 10 दो पैमाने हैं, रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल, लेकिन ज़्यादा फेमस, ज़्यादा यूजफुल जो है रिक्टर स्केल है। तो भूकंप की तरंगों को रिक्टर स्केल पर 0 से 10 के आधार पर मापा जाता है। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किससे मापा जाता है, 0 से 10, 1 से 10, 2 से 12, 4 से 15, तो इस तरह का ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। तो रिक्टर स्केल जो मापे जाते हैं वो किस पे मापे जाते हैं, 0 से 10, ठीक है। इस स्केल के अंतर्गत प्रति बढ़ते एक अंक के साथ भूकंप की तीव्रता 10 गुना बढ़ जाती है। जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 ऐसे करके 10 है, तो एक एक बढ़ने पर क्या होती है, 10 गुना उसकी तीव्रता बढ़ती जाती है। रिक्टर स्केल पैमाने को चार्ल्स रिक्टर ने खोजा था, ठीक है। इसे कौन खोजा था, चार्ल्स रिक्टर ने खोजा था। इसीलिए इनके नाम पर ही इनका नाम रिक्टर स्केल रखा गया। यह गणितीय मापक है जो लॉग के आधार पर चलता है। मैथ में जो लॉगरिथम पढ़ते हैं हम उसके बेस पे इसको करते हैं। लेकिन इस दोनों में क्या डिफरेंस आप देख लीजिए। एक तो हो गया 0 से 10 तक की, मर्केली स्केल जो होता है इसमें 1 से 12 तक की संख्या होती है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज हो सकता है। तो रिक्टर में 0 से 10 है, यहाँ पे 1 से 12 है। यह ओपन एंडेड स्केल है, अर्थात यदि भविष्य में ऐसा भूकंप उत्पन्न होता है जिसमें ज़्यादा ऊर्जा विमुक्त होती है तो इस स्केल का मान बढ़ाया जा सकता है। यह क्लोज एंडेड होता है जिसमें हम इसको नहीं बढ़ा सकते, ये फिक्स है। आगे देखिए यहाँ पे ये लॉग पैमाना पे बेस्ड है, जिसमें मैग्नीट्यूड जो है परिणाम में 1 की वृद्धि होने के तरंगों के आयाम में 10 गुना वृद्धि होती है, ठीक है, वृद्धि होती है। इसका अर्थ है कि रिक्टर स्केल का प्रत्येक स्तर पिछली स्तर की तुलना में 10 गुना ज़्यादा मजबूत होता है। और ये जो है मर्केली स्केल, ये समान रेखीय लीनियर स्केल पे अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। आगे देखिए रिक्टर एक मात्रात्मक स्केल है, अतः इसमें वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी होती है। और यह गुणात्मक स्केल है जिसमें
आत्मनिष्ठानिक सब्जेक्टिविटी होती है। सीधा सीधी याद रखना है कि रिक्टर स्केल में जो होता है ऑब्जेक्टिविटी होती है और मर्कली स्केल में क्या होता है, सब्जेक्टिविटी होती है। ठीक है, आगे देखिए भूकंप प्रभावित क्षेत्र या पेटी, तो कौन कौन से जगह हैं और उसकी कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पे प्रभाव है भूकंप का। अर्थक्वेक इफेक्टेड एरिया या बेल्ट। ठीक है, विश्व के लगभग 63% भूकंप इसी क्षेत्र में से आते हैं। यह 2 शाखाओं में विभाजित है। पहली शाखा एशिया के कमचटका प्रायद्वीप से लेकर, ठीक है, क्यूराइल एवं जापान, फिलीपींस एवं पूर्वी द्वीप समूह तक फैली हुई है तथा दूसरी शाखा चिली, पेरू, मध्य अमेरिका से होती हुई अलास्का तक जाती है। ठीक है, तो विश्व के 63% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। यह 2 शाखा में डिवाइड है। ठीक है, 2 ब्रांच में डिवाइड है। पहली शाखा जो है एशिया, ठीक है, एशिया कमचटका प्रायद्वीप जो आपका रसिया में पड़ता है, यहाँ से लेके क्यूराइल एवं जापान, फिलीपींस एवं पूर्वी द्वीप समूहों तक फैली हुई है तथा दूसरी शाखा जो है वह चिली, पेरू, मध्य अमेरिका में होती हुई अलास्का तक जाती है। आगे देखिए इस क्षेत्र में भूकंप का सीधा संबंध जो है प्लेटों के अभिसरण, भ्रंशन एवं ज्वालामुखी सक्रियता से है। यहाँ पर गहरे, छिछले एवं मध्यम तीनों प्रकार के भूकंपीय उद्गम क्षेत्र पाए जाते हैं। आगे देखिए मध्य महाद्वीपीय पेटी। ठीक है, मध्य महाद्वीपीय पेटी, इस क्षेत्र में विश्व के लगभग 21% भूकंप प्लेटों के अभिसरण के कारण आते हैं जो भ्रंश मूलक तथा संतुलन मूलक होते हैं। यह पेटी पुर्तगाल, स्पेन, इटली, यूनान, तुर्की, ईरान तथा उत्तरी भारत, चीन व म्यांमार तक फैली है। भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में भारत का हिमालय व म्यांमार की पहाड़ियाँ तथा यूरोप का आल्प्स इसी क्षेत्र में आता है। इसको अल्पाइन पेटी या आल्प्स हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, तो मध्य महाद्वीपीय पेटी में कौन कौन से आ जाएंगे, आपका अल्पाइन पेटी, आल्प्स वाला क्षेत्र आ जाएगा, पुर्तगाल, स्पेन, इटली, ये सब वाले क्षेत्र आ जाएंगे। अब आता है मध्य अटलांटिक पेटी। मध्य अटलांटिक पेटी, समानतः इस पेटी में कम तीव्रता में भूकंप आते हैं। ये जो एरिया है इसमें कम भूकंप तीव्रता में आते हैं जो प्लेटों के अपसरण एवं रूपांतरण, भ्रंश के निर्माण एवं दरारी, ज्वालामुखी उद्गार के कारण आते हैं। यह उत्तर में आइलैंड से लेकर दक्षिण में बोवेट द्वीप तक फैली हुई है। इस पेटी के ज़्यादातर भूकंप विषुवत रेखा के पास के क्षेत्रों में आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तर में आइसलैंड से लेकर दक्षिण में बोवेट द्वीप तक फैली हुई है। इस पेटी में ज़्यादातर भूकंप विषुवत रेखा के पास के क्षेत्रों में आते हैं। ठीक है, इसी तरह है अन्य क्षेत्र, पूर्वी अफ्रीकन पेटी, हिंद महासागरीय पेटी। ठीक है, तो ये कुछ अलग अलग क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो पेटी अलग अलग विश्व में डिवाइड किए गए हैं इस हिसाब से हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि आइसलैंड से लेकर दक्षिण में बोवेट द्वीप तक फैली हुई इस पेटी में ज़्यादातर भूकंप विषुवत रेखा के जो इक्वेटर लाइन के आसपास के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, अन्य क्षेत्र पूर्वी अफ्रीकन पेटी, हिंद महासागरीय पेटी। आगे देखिए ये भारत के परिप्रेक्ष्य में है जो एग्जाम से रिलेटेड आते हैं। एक्चुअली भारत में जो है भूकंप को 4 जोन में बांटा गया है। ठीक है, 4 पेटी में बांटा गया है। आप यहाँ पे देख लीजिए 4 पेटी में बांटा गया है। ठीक है, सेकेंड पेटी, थर्ड पेटी, फोर्थ पेटी और फिफ्थ। ठीक है, यहीं से स्टार्ट ही है ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से ही स्टार्ट है। 1 2 3 4 से स्टार्ट नहीं है। 4 पेटी है लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से स्टार्ट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भूकंप जोन। ठीक ना, यहाँ पे है भूकंप जोन, यहाँ पे भूकंप जोन अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्र हैं। ये 5 नंबर वाले अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्र हैं। भूकंपीय तीव्रता यहाँ पे क्या है देख लीजिए, 9 या इससे अधिक है। ठीक है, कुल क्षेत्र का प्रतिशत कितना, 12% है। तो इसमें कौन कौन से हैं अत्यधिक, एग्जाम के लिए याद रखना है कि 5 नंबर जोन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो समस्त उत्तर पूर्वी क्षेत्र आ जाएगा, जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र आएंगे, उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र हैं, गुजरात के कच्छ का रण है। ठीक है, और उत्तरी बिहार एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ भाग हैं। उत्तरी बिहार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ भाग हैं। तो उत्तरी बिहार के भी कुछ क्षेत्र हैं जो अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्र हैं, खास करके जो नेपाल से सटे हुए क्षेत्र हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए 4 में कौन कौन से आते हैं 4 जोन में। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल के शेष भाग, दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल और उत्तरी भाग, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र के कुछ भाग। ठीक है, यहाँ पे आगे देख लीजिए 5 हो गया, 4 हो गया। अब देखिए 3 जो है मध्यम जोखिम वाले क्षेत्र हैं। मध्यम जोखिम 3 में कौन कौन से है, केरल है, गोवा है, लक्षद्वीप है, उत्तर प्रदेश, गुजरात एवं पश्चिम बंगाल का शेष भाग। चूँकि वो मैप के अकॉर्डिंग ही आप आइडिया लगा पाइएगा कि कौन कौन से ज़िले जो है मध्यम में आते हैं। पंजाब है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, देखिए बिहार जो तीनों में है, कुछ हिस्सा बिहार का 5 में है, 4 में, 3 में भी है। झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ भाग। जो नेपाल से सटा हुआ इलाका है बिहार का, नेपाल से सटा हुआ जो इलाका है बिहार का,
तो ये पूरा रेंज 5 में है, उसके नीचे 4 में, 3 में, नीचे बढ़ते जाइएगा यहाँ पे भूकंप क्षेत्र कम होते जाएगा। इसी तरह से आपका गुजरात का भी है, कक्षकिरण के पास ज़्यादा है, फिर ऐसे आप इधर आते जाइएगा तो क्षेत्र कम होते जाएगा। अब है 2 नंबर पे, ठीक है। 2 में है देश के अन्य जो क्षेत्र बच गए, यानी 43% जो है वो आपका जोखिम, निम्न जोखिम क्षेत्र है, ठीक है। तो ये रहा भूकंप से रिलेटेड कुछ चर्चाएं, ठीक है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और करंट रिलेटेड इशू को वीडियो को देखते रहिए और GS स्पीड चैनल को अपना प्यार दीजिए, और मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।